दोस्तों नमस्कार। लखीमपुर पर दर्ज एफआईआर कहीं फेक तो साबित नहीं हो जाएगी? यह सवाल धीरे धीरे लखीमपुर ही नहीं लखनऊ में भी बड़ा होते चला जा रहा है। यह अलग मसला है कि सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी जांच प्रक्रिया से नाराज है, और यह भी अलग मसला है कि उत्तर प्रदेश सरकार अपनी जांच प्रक्रिया को लेकर अपने अधिकारियों की पीठ थपथपा रही है। यह भी अलग मसला है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस वकील को हायर किया सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के लिए, उसकी एक पेशी की कीमत 50 से 75 लाख रुपए तक होती है। हरीश साल्वे साहब, यानी उत्तर प्रदेश की अपनी वकीलों की टीम में कोई सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हुआ, बाहर से हायर करना पड़ा। और जिस स्टेटस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में सौंपा गया, उससे सुप्रीम कोर्ट खुश नहीं हुई। उसने एक ही सवाल किया, वाकई जब एफआईआर दर्ज में जो नामजद हो और धारा 302 की लगी हुई हो, तो ऐसे में क्या गिरफ्तारी नहीं होती है? ना नुकुर करते हुए आने वाले वक्त में जांच की प्रक्रिया जिस रूप में भी चलेगी, सुप्रीम कोर्ट उसका इंतजार कर रहा है और अगली तारीख उसने तय कर दी। हम 20 अक्टूबर को अगली सुनवाई करेंगे, यानी इस दौर में आप दशहरा मना लीजिए। आने वाले वक्त में दीपावली की तैयारी भी कर लीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तारीख ऐसे ही हर दिन नहीं पड़ती है। यह सुओ मोटो का मसला था, स्वतः संज्ञान लिया था तो 2 दिनों में 2 बार सुनवाई कर ली, लेकिन अब प्रक्रिया शुरू हो चली है। यह वही प्रक्रिया है जो सुप्रीम कोर्ट के तकनीकी व्यवस्थाओं के बीच में हर केस गुम हो जाता है। तो क्या वाकई लखीमपुर भी कहीं गुम तो नहीं हो जाएगा? या सुप्रीम कोर्ट इस दौर में शॉक ऑब्जर्वर का काम करता है, जिसमें उसे लगता है कि इस देश के भीतर में कहीं पर कोई कानून व्यवस्था हिचकोले खा रही है तो वह मामला अपने पास बुला लेता है, और उसके बाद वो मामला कैसे किस रूप में चलता है यह कोई छुपा हुआ नहीं है, यह खुला सच है। उसकी वजह 2 है। एक, किसानों का मामला भी सुप्रीम कोर्ट के पास आया। किसानों के मामले को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, लेकिन आज तक कोई नहीं जानता है कि उस विशेष कमेटी की क्या रिपोर्ट रही और उसके पास कौन कौन से लोग आए, उन्होंने क्या क्या कहा, कोई नहीं जानता है। हां, यह हर कोई जानता है कि दरअसल किसानों के आंदोलन से लोगों को आवाजाही में मुश्किल हो रही है और सुप्रीम कोर्ट को कड़ी टिप्पणी इस पर करनी पड़ी। यह भी हर कोई जानता है कि सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन 20 दिन पहले कहा था कि हम पेगासस मामले को लेकर एक कमेटी बना देंगे, और उस 20 दिन के बाद जब 7 दिन बीत गए तो उसके बाद कहा, हां हम कोशिश कर रहे हैं कमेटी बनाने का, लेकिन कमेटी के लिए जो टेक्निकल पर्सन चाहिए वह तो पहले मिल जाए, और आज तक वो भी कमेटी नहीं बन पाई है। यानी इस देश के भीतर में कोई वैसी कमेटी में भी शामिल होना नहीं चाहता है जो कमेटी इस देश की सत्ता और सरकार के निर्णयों की या उसको लेकर कहीं छानबीन करे। सुप्रीम कोर्ट की एक भूमिका है, लेकिन दूसरा सवाल यहीं से निकलता है कि अगर राज्य सत्ताएं अपने अपने तौर पर कोई मदद ना करे तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर लेगी? और शायद लखीमपुर का अनूठा सच यही हो चला है, क्योंकि लखीमपुर को लेकर जो एफआईआर दर्ज की गई और उस एफआईआर पर जब कार्रवाई होनी है तो उस कार्रवाई के तहत 100 घंटे का वक्त लग गया, जब नामजद आरोपी के घर पर यह चस्पा किया जाए कि आपको बुलाया जा रहा है और आप आ जाएं। चस्पा करने के बाद भी वो ना आए, और उसके बाद खुद वह सरकार को एक पत्र भेज दे, कहे तबीयत नासाज है, हम कल आएंगे। तो उसके बाद एक दूसरा नोटिस चस्पा किया जाए, ठीक है आप कल 11 बजे आ जाइएगा। जी, यही हुआ है। शाम 7 बजे, कल 7 तारीख थी, और तब एक नोटिस चस्पा किया गया आशीष मिश्रा के निवास पर कि आप कल 10 बजे यानी आज सुबह 10 बजे तक उनको आना था। वो नहीं आए, लेकिन जानकारी मिली उनके जरिए और उनके पिताजी के जरिए, जो इस देश के गृह राज्य मंत्री हैं, कि उनकी तबीयत नासाज थी। उन्होंने एक लेटर भेज दिया है सरकार को कि हम कल आएंगे। तो उसके बाद एक दूसरा नोटिस आज चस्पा दोपहर में किया गया और कहा गया कल 11 बजे तक आप आ जाइए। यानी अपने आप में उत्तर प्रदेश के अपराध को लेकर पुलिस जो जांच करती है उसके मद्देनजर यह एक अनूठा केस है। अनूठा केस इसलिए है क्योंकि हमने कुछ डाटा निकाला। 2019 में 3806 मामले हत्या से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश में थे, और 2020 में 3789 मामले हत्या से जुड़े हुए थे। इसमें हर तरह की हत्या शामिल है, वो दहेज हत्या भी थी, वह
उत्तर प्रदेश के भीतर में जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब हैं उनसे जुड़े हुए मामले भी थे, प्रताड़न के भी मामले थे और महिलाओं को रेप करने के बाद हत्या के भी मामले थे। इन तमाम हत्याओं के मामले में जो एक एवरेज निकल कर आया उत्तर प्रदेश से, उसमें जानकारी मिली कि 24 से 48 घंटे यही वो वक्त है जिसमें गिरफ्तारी अगर हत्या का आरोप जिस पर लगता है उसकी हो जाती है। लेकिन इस केस में नहीं हुआ है। 3 तारीख को घटना घटी है और आज 8 तारीख है और 9 तारीख को 11 बजे पेश होने को कहा गया, यानी आरोपी से गुहार लगाई जा रही है, आप पेश हो जाइए, अन्यथा हम आपके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर देंगे या फिर अदालत के जरिए हो सकता है हम आपको भगोड़ा घोषित करवा दें। लेकिन यह संभव नहीं है। संभव इसलिए नहीं है क्योंकि खुद आरोपी पत्र लिखकर कह रहा है आज तबीयत नासाज है, कल हम आ जाएंगे और तमाम साक्ष्यों के साथ आएंगे। वो साक्ष्य ऐसे क्या होंगे जिसका इंतजार पुलिस भी कर रही है, क्योंकि पुलिस को उस जली हुई गाड़ी में से बुलेट के 2 खोखे मिले, यानी फायरिंग हुई थी तभी तो वो खोखे गाड़ी जली हुई गाड़ी के भीतर थे। लेकिन किसी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का कहीं जिक्र नहीं है कि किसी भी तरीके से फायरिंग की गई, यानी किसी के बॉडी में फायरिंग हुई हो, इस बात का जिक्र नहीं है। एफआईआर में इसका जिक्र जरूर है कि जिस एक किसान जो गुरिंदर थे उनकी उस किसान को जो गोली लगी वह गोली लगने से मौत हुई, इसका जिक्र एफआईआर में किया गया है। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब वाकई इस एफआईआर को खारिज करने के लिए ही आशीष मिश्रा जो मंत्री महोदय के बेटे हैं वो तमाम साक्ष्यों को कल लेकर जांच अधिकारियों के सामने आएंगे, क्योंकि अपने तौर पर सरकार ने जो आज जानकारी सुप्रीम कोर्ट में यह कहकर दी, हम पूरी तरीके से जांच कर रहे हैं और यह हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के जरिए जांच है। 2 महीने का वक्त दिया गया है, यानी 6 दिसंबर तक यह रिपोर्ट देंगे। तो 6 दिसंबर का मतलब यह होता है जब रिपोर्ट आएगी जिस एसआईटी का जिक्र है और जो 1 सदस्यीय न्यायिक जांच हो रही है जो रिटायर्ड जज कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट आने का जो वक्त मुहैया किया गया है उसके तुरंत बाद उत्तर प्रदेश चुनाव के नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएंगे। यानी वह रिपोर्ट अगर 1 महीने और देरी उनको वक्त दे दिया जाता है तब तक उत्तर प्रदेश चुनाव में चला जाएगा। और राजनीतिक ताकत लखीमपुर खीरी के भीतर में अजय मिश्र जो देश के गृह राज्य मंत्री हैं और सिर्फ 2012 में ये शख्स एमएलए बने थे, 2014 में एमपी बने, 2019 में फिर एमपी बने और 2021 में मंत्री बन गए। 2022 में इनके बेटे जो अब आरोपी हत्या के वह अपने तौर पर उम्मीदवार हैं, वहां पर टिकट पाने के निधासन जो विधानसभा की सीट है उसमें वो चाहते हैं कि उनको जगह मिल जाए, क्योंकि यही वो सीट है जहां से 2012 में जब समाजवादी पार्टी की लहर चल रही थी तब बेटे ने प्रचार की कमान संभाली थी पिता के लिए 2012 के चुनाव में, और उसके बाद निघासन में जीत मिल गई थी बीजेपी को और एकमात्र जीत लखीमपुर खीरी में यही मिली थी। और इस जीत का अगला हिस्सा 2014 में मोदी लहर कहिए या इनका अपना प्रभाव कहिए, लखीमपुर की सीट सांसद की अजय मिश्रा जीत गए। लेकिन कमान जो थी वह पूरे तरीके से कमान बेटा संभाल रहा था। बेटा राजनीति का ककहरा पड़ना शुरू कर चुका था। हालांकि घर के बिजनेस को देखते हैं आशीष मिश्रा जी जो कि आरोपी है, नामजद हैं, और घर के परिवार के नाम पर पेट्रोल पंप है, राइस मिल है, ये सब वही देखते हैं। लेकिन इस दौर में उनकी पूरी ट्रेनिंग 2012 के चुनाव में, 2014 के चुनाव में हो चली थी और 2022 में निघासन से ये चाहते हैं कि ये विधायक का चुनाव लड़े, वही आरोपी हैं। और इस दौर में ब्राह्मण और राजपूतों को लेकर और ब्राह्मण वोटों को लेकर जो बीजेपी के भीतर जिस मिजाज से चल रहा है उसमें इस परिवार का लखीमपुर में ना रहने का मतलब एक बड़ा घाटा है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन मसला यह नहीं है। मसला यह है कि दरअसल जो पुलिस कह रही है और पुलिस की जो पूरी जांच प्रक्रिया है उसकी बारीकी को समझिए, क्योंकि 2 बड़े नाम इस दौर में गायब हैं। एक अंकित दास जिनके नाम पर एक गाड़ी जो कि उस 3 गाड़ियों में से एक गाड़ी थी वह भी थी, और जो दूसरी जो सबसे आगे गाड़ी चल रही थी वह मंत्री जी के परिवार के नाम पर गाड़ी है। अंकित दास जो हैं यह कांग्रेस के एक पुराने नेता हुआ करते थे। उनके एक लिहाज से कहिए तो उनके भतीजे हैं ये। और सवाल ये नहीं है कि वो कांग्रेस के थे या किसके थे, सवाल ये है कि ये दोनों शख्स अभी भी पुलिस चाहती है इनसे पूछताछ करें, लेकिन वह पूछताछ नहीं कर पा रही है क्योंकि वक्त दिया जा रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जिन 3 लोगों से पूछताछ हुई उसमें आशीष पांडे है, लवकुश है और सुमित जायसवाल है। इन तीनों के बारे में पुलिस का आर्गुमेंट है कि ये तीनों उस गाड़ी में मौजूद थे।
इसके अलावे जो 2 और आरोपी थे उनकी मौत हो गई। जो लखीमपुर में घटना घटी, लखीमपुर में जिन लोगों की मौत हुई, अगर उस परिस्थिति को हम समझें तो उसमें 2 लोग जो पार्टी कार्यकर्ता के तौर पे बताए जा रहे हैं, जिन 8 लोगों में 4 किसान हैं, 1 पत्रकार है, 5। महत्वपूर्ण यह भी है कि पत्रकार के पिता ने भी कहा कि उन पर दबाव बनाया जा रहा था कि वह किसी तरीके से कहें कि किसानों ने उन्हें मार डाला। उसके पिता ने इस बात से इनकार किया कि वह किस तरीके से गाड़ी की चोट से मरे हैं, और जो उन पर उनकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई है वह भी बता रही है कि उनको सर में चोट लगी और ब्रेन हैमरेज हुआ है। यह बहुत साफ तौर पर बताया गया है। लेकिन इसके अलावे जो 3 लोग और मरे उसमें एक ड्राइवर है। बाकी 2 लोगों के बारे में उनके घर वालों का कहना है कि दरअसल यह तो दंगल देखने गए थे। महत्वपूर्ण यह है कि दंगल देखने और दंगल कराने के लिए खुद आशीष मिश्रा कह रहे हैं कि हम भी तो वहीं मौजूद थे, और यह शुभम मिश्रा और श्याम सुंदर निषाद, यह दोनों की भी जो मौत हुई है, इनके परिजनों का कहना है वो किसी किसान आंदोलन को देखने नहीं गए थे। शुभम मिश्रा तो बीएससी पास हैं और एक फाइनेंस कंपनी में काम करते हैं। इनकी 1 साल की बेटी भी है। इनका कहना है हम दंगल देखने गए थे, इनके परिवार वालों का कहना है। श्याम सुंदर निषाद के परिवार वालों का भी कहना है इनकी उम्र 30 साल है। हालांकि यह स्थानीय संगठन में बीजेपी से जुड़े हुए हैं। पुलिस कह रही है कि यह दोनों भी बीजेपी से जुड़े हुए थे और यह दोनों को भी अगर आरोपी बनाया जाता तो इनमें 2 की मौत हो गई है। बाकी 3 से हम पूछताछ कर रहे हैं। लिस्ट में जो लिखा गया एफआईआर में वह 15-20 अज्ञात लोगों का नाम लिखा गया है। असल बात यह है कि क्या आज जब देर शाम के बाद अजय मिश्रा पहुंचेंगे लखीमपुर खीरी, वो दिल्ली से रवाना होंगे लखनऊ में मुख्यमंत्री से मुलाकात, उसके बाद लखीमपुर जाएंगे, तो क्या उनके आने का इंतजार पूरी जांच प्रक्रिया की जा रही है? और जांच प्रक्रिया के तौर तरीके ये है जिसमें राजनीति और जिसमें अपराध दोनों के पलड़े को तौला जाए और परखा जाए कि कौन सा पलड़ा भारी होगा। क्या यह परिस्थिति है? अगर यह परिस्थिति है तो उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर ही समूची जांच प्रक्रिया की शुरुआत होगी। वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहां की जो 8 विधानसभा सीटें हैं उसमें खास तौर से जो 6 सीटें हैं वो पालिया की है, धौरहरा की है, निधासन की है, श्रीनगर, लखीमपुर, कास्ता, ये जो 6 सीटें हैं यहाँ पर बड़ा प्रभाव है। और इसके अलावे 2 सीट, एक मोहम्मदी है और दूसरी सीट जो है गोखरनाथ की सीट है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी का प्रभाव है, कांग्रेस का प्रभाव है। लेकिन इसके बावजूद भी इन 8 सीटों पर पिछली बार चुनाव में जीत मिली थी, तो यह सीटें कम होनी नहीं चाहिए, इसकी गारंटी कौन लेगा? क्योंकि 9 बरस के भीतर में अगर अजय मिश्र एमएलए से एमपी बनते हुए मंत्री राज्य देश के बन गए और गृह राज्य मंत्री बन गए, तो ऐसे वक्त में उनके या उनके परिवार के लोगों को अगर कानून अपने दायरे में ले लेता है तो मैसेज उस इलाके में क्या जाएगा, इसकी जानकारी कौन देगा? जाहिर है इसकी जानकारी देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ही देंगे, जो अब देर शाम में वहां पहुंच जाएंगे, लखीमपुर रात में पहुंच जाएंगे और कल पेशी भी करा दी जाएगी। यानी वो कहीं भागे नहीं आशीष मिश्रा, जो कहा जा रहा है नेपाल भाग गए, कोई कहता है दिल्ली में ही थे, पिता के साथ थे, कोई कह रहा है लखनऊ में थे, कोई कहता है नहीं लखीमपुर खीरी में। वो कहीं भी हो लेकिन उनकी मौजूदगी है और उनकी मौजूदगी उस राजनीति को टटोल रही है। क्या ऐसी परिस्थिति बन सकती है कि अगर इनकी गिरफ्तारी हो जाए और उसके बाद पुलिस साक्ष्यों को इस रूप में पेश ना कर पाए या पेश कर दे? दोनों स्थितियां हैं। पेश कर दे कि जो एफआईआर थी उसमें जिन बातों का जिक्र किया गया वह तो उस वक्त किसानों के साथ समझौते के मद्देनजर जरूरी था, अन्यथा उसके बाद तो राजनीति शुरू हो जाती। तो समझौते में सबसे अहम यह था कि नामजद किसको किया जाए, तो मंत्री के बेटे का नाम उसमें लिख लिया गया। किसान परिवार खुश हो गए, जो किसान जो वहां पर राकेश टिकैत भी मौजूद थे वह भी खुश हो गए। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात थी कि जब आप 302 की धारा लगा रहे हैं तो उसमें यह क्यों कहा गया कि 8 दिन के भीतर अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो उसके बाद किसान सोचेगा कि अब वो कौन सा बड़ा कदम उठाए। तो ये 8 दिन 11 तारीख को पूरे होंगे और पेशी होनी है 9 तारीख को। 9 तारीख को अगर पेशी नहीं होती है तो फिर उसके बाद कह रहे हैं गैर जमानती वारंट, मान लीजिए उसमें भी 2 दिन और बीत जाएं, 11 तारीख आ गई, तो फिर क्या किसानों के किसी नए आंदोलन का इंतजार भी पुलिस प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार करेगी कि अब करो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो अब अगली सुनवाई 20 तारीख को करेगा। यानी एक लंबा वक्त है, इतना लंबा वक्त है जिस लंबे वक्त के भीतर राजनीति भी साधी जा सकती है और उत्तर प्रदेश में अपराध संभालने की परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल किया जा सकता है।
क्योंकि जब पुराने डाटा बताते हैं और पुराने आंकड़ों को जब हम देख रहे थे और उसका जो हमने निकाला हिसाब किताब और तमाम चीज़ें निकाली, तो पता चला कि जो महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हैं उत्तर प्रदेश में वैसे सबसे ज़्यादा हुए हैं, लगभग 39। ये 2020 का डाटा है, 49,385। जब लॉकडाउन का दौर था उस समय भी इतने महिलाओं के खिलाफ अपराध हो गए और 2019 में ये लगभग 60,000 मामले थे। मसला ये नहीं है, मसला है कि जैसे ही एफआईआर होती है, महिलाओं के खिलाफ तक के अपराध की गिरफ्तारी में जो वक्त लगा है वो लगभग 60 से 72 घंटे का वक्त लगा है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो रेप केसेस हैं वो उत्तर प्रदेश में 2,769 केस हैं, जो 2019-20 के जो केस निकल कर आए हैं उसमें जो गिरफ्तारी का वक्त लगा है वह तकरीबन 50 घंटे मैक्सिमम लगा है, मिनिमम 6 घंटे के भीतर में गिरफ्तारी कर ली गई रेप के मामले में। इसके अलावा दूसरा डॉक्यूमेंट बताता है कि जो शेड्यूल कास्ट के खिलाफ जो मामले होते हैं उत्तर प्रदेश में, यह तकरीबन 12,717 मामले हैं और 2019 में 11,829 मामले थे। इन मामलों में भी जो दर्ज जब एफआईआर कर दी जाती है तो इसमें गिरफ्तारी जो की गई वह गिरफ्तारी का वक्त भी जो बताया गया है वह तकरीबन 48 घंटे से 50 घंटे के भीतर में गिरफ्तारी हो ही जाती है। जो बच्चों के खिलाफ अपराध होते हैं उत्तर प्रदेश में, ये 15,271 मामले 2020 के हैं, 18,943 2019 के हैं। बच्चों के खिलाफ मामले में गिरफ्तारी में कुछ वक्त जरूर लगा है और यह वक्त तकरीबन 60 से 72 घंटे तक का लगा है, एवरेज ओवरऑल हम बता रहे हैं। यानी ध्यान दीजिए, चाहे वो बच्चों के खिलाफ का मामला हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट का मामला हो, चाहे महिलाओं का मामला हो, चाहे रेप का मामला हो, चाहे हत्या का मामला हो, अगर सबका भी एवरेज आप निकाल लीजिएगा तो 48 घंटे पार नहीं करेगा। यानी जो उत्तर प्रदेश की पुलिस, कन्विक्शन रेट उत्तर प्रदेश का बड़ा कम है, लेकिन इन सब के बावजूद गिरफ्तारी तेजी से होती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, यह बतलाता है। तब ऐसी कौन सी बात है कि इस केस में गिरफ्तारी ही नहीं हो पा रही है? क्योंकि कहीं राजनीति साधी जा रही है, कहीं मंत्री के रसूख को देखा जा रहा है, कहीं इस इलाके में प्रभाव को देखा जा रहा है। क्योंकि गाड़ी जो कुचलती है उस गाड़ी के मालिक को तो तुरंत कोई भी थाना हाजिर कर लेता है। और थार महिंद्रा और फॉर्च्यूनर अंकित दास की, जो अखिलेश दास के भतीजे मनमोहन सिंह के सरकार में इस्पात मंत्री हुआ करते थे और 2017 में इनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। ये मित्र हैं आशीष मिश्रा के, क्योंकि जो पोस्टर लगे हुए थे उस इलाके में ये दोनों के एक साथ पोस्टर लगे हुए थे। तीसरी गाड़ी स्कॉर्पियो, इन 3 गाड़ियों के मालिकों को बुला के पूछताछ भी नहीं की गई इस दौर में, जबकि ये सारी चीजें हो जानी चाहिए थी। ये बहुत साफ तौर पर दिखाता है। और जब सुप्रीम कोर्ट में इस बात का जिक्र स्टेट गवर्नमेंट अपने तौर पर कर रही है कि हमने स्टेटस रिपोर्ट जो दी है उसमें हम बिल्कुल जांच कर रहे हैं और जांच के साथ 2 महीने में रिपोर्ट भी आ जाएगी, और उस रिपोर्ट का जिक्र करते हुए, जब इस बात का जिक्र करते हुए उन तमाम अधिकारियों के नाम, उसमें चीफ सेक्रेटरी हैं, उसमें पुलिस महानिदेशक है, उसमें डीजी इंटेलिजेंस है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम के भी मौजूद हैं, एडिशनल डायरेक्टर लॉ एंड ऑर्डर के मौजूद हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, आईजी हैं, तमाम लोग, अधिकारियों का जिक्र किया गया है स्टेटस रिपोर्ट में। कैसे कैसे जांच हो रही है और इस पूरी जांच प्रक्रिया में किसी को बख्शा नहीं जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस बात का जिक्र स्टेटस रिपोर्ट तक में जब दर्ज करा दिया गया तो सुबह सुप्रीम कोर्ट ने कहा, महाराज 302 के मामले में गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? और जब हम इस पुराने अतीत के आंकड़ों को देखते हैं तो 3 सवाल एक झटके में पैदा होते हैं। पहला सवाल, क्या उत्तर प्रदेश सरकार की जो पूरी जांच की प्रोसेस और प्रक्रिया है वो वाकई ये देख रही है और इस साक्ष्यों को जमा कर रही है जिससे जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उस एफआईआर दर्ज कराने की वो अपनी मजबूरी को अदालत में बता सके कि दरअसल उस समय तो समझौता कराने की जरूरत थी, इसीलिए हमने ये एफआईआर जिसने लिखवानी थी हमने लिख ली और उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी सिचुएशन ऑकवर्ड ना होने दें, इसीलिए हम ये फैक्ट लेकर आए हैं जो फैक्ट बतलाते हैं कि दरअसल एफआईआर गलत है। पहली स्थिति यह है। दूसरी स्थिति यह है कि क्या इस पूरी प्रक्रिया में जो सरकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट, शुरुआत में तालमेल नहीं था और शुरू में आइडिया नहीं था कि यह मामला इतना तूल पकड़ लेगा, क्योंकि अजय मिश्रा दिल्ली में है, मोदी सरकार में है और केशव मौर्य योगी सरकार में है, लेकिन इस दौर में कोई बातचीत मुख्यमंत्री की इन दोनों के साथ नहीं हुई। यानी राजनीतिक तौर पर जो दूरियां
बनी हुई जो नजर आती है वह इस केस के जरिए और उभर कर सामने आ गई। लेकिन अब सबको समझ में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में अगर यह बड़ा मुद्दा बन गया तो किसानों का प्रभाव और अपराध और गवर्नेंस का सवाल अगर हावी हो गया उत्तर प्रदेश के चुनाव में, तो फिर मंडल या फिर सोशल इंजीनियरिंग कोई मायने नहीं रखेगा, कास्ट कॉम्बिनेशन कोई मायने नहीं रखेगा। गवर्नेंस एक सबसे बड़ा मुद्दा हो जाएगा और गवर्नेंस के मुद्दा बनने का मतलब है जातियां धीरे धीरे हाशिए पर चली जाएगी, चाहे वह छोटे राजनीतिक दलों की जुड़ी हुई, उसमें राजभर हो, उसमें निषाद हो, उसमें पटेल हो, कोई भी हो, क्योंकि उनके बच्चे भी तो आने वाले वक्त में इस देश का भविष्य हैं और वह भी तो एजुकेशन हासिल करते हैं और चाहते हैं कि गवर्नेंस ठीक तरीके से चले। तो क्या अगर गवर्नेंस मुद्दा उत्तर प्रदेश में बन जाएगा तो यह खतरे की घंटी बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में तो नहीं हो जाएगी? तो क्या उस दिशा को आंका और परखा जा रहा है, जिसीलिए आज मुलाकात का सिलसिला अजय मिश्रा केंद्र राज्य मंत्री और मुख्यमंत्री की, और फिर उनका लखीमपुर जाके स्थितियों का आकलन करना और कल फिर पेश कर देना बेटे को, सब अपने अनुकूल। तीसरी परिस्थिति, क्या इन सब के बीच जो लखीमपुर में जो कुछ हो रहा था और राजनीतिक दलों की जो सरगर्मियां थी, इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने स्व मोटो इसलिए लिया क्योंकि उससे पहले उसने कुछ वकीलों से कहा था कि आप पीआईएल दाखिल कीजिए, लेकिन पीआईएल दाखिल नहीं हो पाई, या पीआईएल जो दाखिल कराते वह जाहिर तौर पर सोचते कि किसी भी हालत में कार्रवाई इस पर तेजी से होनी चाहिए और उनका जोर रहता, उनके अपनी वकील रहते। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लेकर पूरे उस टेक्निकल एस्पेक्ट को अपने दायरे में ले आया, जहां सुप्रीम कोर्ट को लेकर कोई सवाल उस रूप में नहीं उठेंगे जो राज्य सरकार को लेकर उठ सकते हैं। तो क्या यह तकनीकी भूल भुलैया में यह केस धीरे धीरे लापता हो जाएगा? ये तीन परिस्थितियों में जो परिस्थिति आपको लगती है या इससे हटकर जो चौथी परिस्थिति है, वाकई इस देश के भीतर में जो आरोपी जिसे एफआईआर में बनाया गया है वह जेल में होगा? क्या वाकई इस दौर में जो उसको प्रभावित करने वाला उनके पिता हैं जो कि गृह राज्य मंत्री है, वाकई उनका इस्तीफा हो जाएगा? असंभव सी बात है, सवाल ही नहीं उठता है इस दौर में। और आखिरी सच यही है, ये एफआईआर जो दर्ज की गई है उसको कितना वक्त लगेगा झूठा साबित करने में, साक्ष्यों के साथ पुलिस अपनी जांच में करेगी और उसके लिए सबूत और कोई नहीं, आरोपी उस एफआईआर में आशीष मिश्रा ही देंगे। इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।